लगातार मेहनत करते रहते हैं। रात में 12 बजे भी इनको मैं परेशान करता हूं, कभी कभी रात में 1 बजे भी मैसेज कर देता हूं, सवेरे 6 बजे भी कर देता हूं। लेकिन अब आजकल मैंने कहा है बिना योगा और बिना एक्सरसाइज किए आप मेरे ऑफिस नहीं आएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे अच्छा रहना चाहिए। आप हम लोगों के लिए बहुत कीमती हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर आसीन आदरणीय पुष्कर शुक्ला जी, हमारी बहन रीना चौधरी जी, आदरणीय रमाशंकर त्रिपाठी जी, आदरणीय नानक चंद जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री गोविंद पांडे जी, हमारे कृष्ण प्रताप शुक्ला जी, हमारे हरीश जी, हमारे एसपी रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं। सर का बहुत सानिध्य मिला है हमें। और इस पार्क के लिए तो विशेष तौर पे मुझे याद है सर और सुग्रीव जी जब आए थे तो मैंने अखिलेश जी से कहा जाके देखिए हम लोग इस पार्क के लिए क्या कर सकते हैं। उसके बाद लगातार हम लोगों ने प्रयास किया। और बहुत चीजें मैं बोलता नहीं हूँ कि लोगों को लगेगा कि हम लोग ज्यादा काम यहाँ क्यों करा रहे हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ये लगना नहीं चाहिए, काम हो जाना चाहिए, लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि हर चीज का हम लोग बाहर उसका वर्णन करें, बाहर उसको खुले मंच पे कहें। मैंने देखा उस दिन मेयर मैडम भी हमसे कह रही थी कि हर व्यक्ति को जलन होने लगी है कि सरोजनी नगर में इतना ज्यादा काम क्यों हो रहा है। मैंने कहा आपको भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैं नहीं बोलता हूं वैसे आप भी कुछ ना बोला करें। जो काम करना है वो काम हम लोग लगातार करते रहें, लोगों को वैसे ही मालूम चल जाता है कि क्या चीज हो रही है। आदरणीय हमारे शंकरी भैया बहुत मेहनती हैं, दिन रात क्षेत्र के लिए सोचते रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। आदरणीय संजय सिंह जी, हमारे चच्चू शिव कुमार जी बहुत ही मेहनती हैं चच्चू। हमारे नए मंडल अध्यक्ष विनोद मौर्य जी बहुत ही ऊर्जावान हैं। पार्षद भी बहुत मेहनती थे आप। श्री राधेलाल जी हमारे पूर्व पार्षद, हमारे आदरणीय अनूप कुमार जी पूर्व पार्षद। अनूप भैया ने भी बहुत मेहनत करी है, पार्टी को बहुत मजबूत किया है। हमारे अमोद भाई भी बैठे हुए हैं, अमोद भाई भी नगर मंत्री हैं, बहुत मेहनती हैं। हमारे नए पार्षद हमारे नए मंडल अध्यक्ष श्री के श्रीवास्तव जी बहुत मेहनती हैं। आदरणीय श्री KN सिंह जी हमारे पार्षद, हमारे भाई श्री रंजन सिंह जी हमारी पार्षद, हमारी माता तुल्य गीता देवी जी। आपसे तो हम लोग प्रेरणा लेते हैं इस उम्र में भी जन सेवा के लिए जो आप करती हैं। आपके बारे में तो मैं क्या तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। बहुत हृदय से आभार और नमन आपका मैं करता हूँ। हमारी बहन रीना त्रिपाठी जी, रीना जी दिन में क्लास पढ़ाती हैं, उसके बाद शाम को दोपहर में बच्चों के लिए स्कूलों के लिए लगातार प्रयासरत रहती हैं और लगातार परेशान करती रहती हैं हमारे ऑफिस को कि अभी इस स्कूल की बाउंड्री नहीं हुई, स्कूल का ब्लैक बोर्ड ठीक नहीं है, इस स्कूल की बेंचेस ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं कि जो रीना दी कहती है वो सारे काम हो जाए। अभी उस दिन उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल में भी स्मार्ट क्लासेस नहीं लगी, तो जो स्मार्ट क्लासेस हम लोग लगवा रहे थे मैंने कहा भाई रीना दी के स्कूल में भी स्मार्ट क्लास हो। उन्होंने कहा इनका तो बच्चे इतने छोटे हैं वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा नहीं तुम लगवा दो रीना दी का, तो बाकी बच्चे इस्तेमाल कराना वो इनकी जिम्मेदारी है। तो आपके स्कूल में भी स्मार्ट क्लास का ब्लैक बोर्ड लग गया है। तो आपका इस तरह का वो रहता है, मेहनत करती हैं आप, बच्चों के लिए इतना कमिटेड है। हमारी बहन प्रसून बहन आपका इतनी मेहनत करती है। दीदी ने भी हम लोग को चुनाव लड़ाने से लेके आज तक लगातार आपका कितना स्नेह, इतना आशीर्वाद है। हमारी बहन रीना उपाध्याय जी हैं, रीना दी भी लगातार क्षेत्र के लिए प्रयासरत रहती हैं। अन्नू जी हैं, रावत जी हैं, सब सारे लोग तो मैं जानता हूँ, एक तरफ से सबका नाम लूं। राजेश जी बैठे हुए हैं, हमारे संदीप खजाना मार्केट वाले बैठे हैं, हमारे क्षेत्रीय प्रमुख कुमकुम निगम जी, सभी लोग जितने लोग हैं, शैलेंद्र जी, राठौड़ साहब, सारे लोग बैठे हैं। सबका मैं जितना हृदय से आभार करूं, जितना नमन करूं। सरोजनी नगर तो मेरा परिवार है, जितना प्रेम आप लोग का मिलता है, जितना स्नेह मिलता है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और मेरे जो भाव है, मैं राजनीति में तो मैं रहा नहीं, तो बोलने की भी क्षमता मेरी 2+2 वाली है, लिखने की कागज वाली आदत ज्यादा रही है। एक नौकरी में रहा हूं तो शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं अपने भाव को इतना व्यक्त कर पाऊं। बट आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं, आप एक परिवार हैं और मैं आप लोगों के बीच आया हूं। आप लोगों का इतना आशीर्वाद रहा, खाली आप लोगों ने 18 दिन के अंदर मुझको जिस भारी बहुमत से
जिस आप लोगों ने जैसे दिल से हर व्यक्ति राजेश्वर बन के जिस हिसाब से चुनाव लड़ रहा था, 24 घंटे तक आप लोग मेहनत कर रहे थे, इसका तो मैं ऋण उतार ही नहीं सकता। मैं यहाँ रहूं कहीं रहूं, पर मेरी प्राथमिकता हमेशा रहेगी कि सरोजनी नगर का विकास हो, सरोजनी नगर एक सर्वोत्तम विधानसभा बने, सरोजनी नगर एक हिंदुस्तान में सरोजनी नगर को एक मॉडल विधानसभा के रूप में जाना जाए, ये मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। आज अच्छा लग रहा है। एलडीए का बहुत आभारी हूं मैं, बाकी संस्थाओं का बहुत आभारी हूं कि ओपन जिम्स लग रहे हैं, विभिन्न परियोजनाओं का अभी अखिलेश जी ने चीजें बताई, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। हम लोग का प्रयास रहता है कि जिससे हमारे सरोजनी नगर की देवतुल्य जनता को, हमारे भाइयों बहनों को, हमारे माताओं को, बुजुर्गों को जिस योजना से, जिस कार्य से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, वो कार्य हमें करना है और वो हमारा संकल्प है उस कार्य को करने का। लगातार इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। बच्चों के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि बच्चे, मेधावी बच्चों का सम्मान हो, मेधावी बच्चों को आगे बढ़ने के हम अवसर दें। बेटियों के लिए हम प्रयासरत रहते हैं कि बेटियों के स्कूलों में, जैसा रीना दी कह रही थी कि डिजिटल लाइब्रेरी बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको आगे बढ़ना है, उनकी बहुत इच्छाएं हैं। मैं अभी 2 दिन पहले एपी सेन स्कूल गर्ल्स कॉलेज में भी गया था। मैं देखता हूँ बेटियां कितना पढ़ना चाहती हैं, कितना उनमें ऊर्जा है, उनको जो संसाधन चाहिए। यही हम लोगों का जनप्रतिनिधि होने के बाद यही दायित्व है, यही कर्तव्य है कि उनको जो संसाधन चाहिए उपलब्ध कराएं। लगातार इसी में हमने अब तक 250 से ज्यादा कंप्यूटर्स देके डिजिटल लाइब्रेरियां हम लोगों ने बच्चों को दिलाई हैं। योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 500 करोड़ का उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी के लिए प्रावधान किया है कि हर स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी लगे। कितने दूरदर्शी हैं योगी आदित्यनाथ जी, कितने संवेदनशील हैं, गंभीरता समझते हैं कि ये शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी देश को, किसी भी समाज को आगे ले जाने के लिए शिक्षा का क्या महत्व है। इसी तरह से उन्होंने स्मार्ट क्लासेस की बात हो रही है, हमने भी सरोजनी नगर के 10 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस लगवाए हैं। 516 करोड़ का प्रावधान इस बजट में स्मार्ट क्लासेस के लिए भी किया गया है। हर स्कूल में आने वाले समय में स्मार्ट क्लासेस लगेंगी। 4000 करोड़ का प्रावधान बजट में टैबलेट्स वितरण पे किया गया है, 4000 करोड़ का, ताकि 2 करोड़ युवाओं को हम लोग टैबलेट्स दे पाए आने वाले समय में और उनको डिजिटल रूप से साक्षर बनाएं। जितना युवा हमारा डिजिटल रूप से साक्षर होगा उतना मजबूत होगा। कल मैं विधानसभा में भी इसी बात के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त कर रहा था कि हमारा प्रदेश जो है, इसमें 25 वर्ष से कम के 13 करोड़ युवा हैं। 166 देश की जनसंख्या जितनी है उससे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में युवा हैं। तो उन युवाओं के बारे में यदि हम नहीं सोचेंगे, हम सब लोग मिलके नहीं सोचेंगे, प्रदेश सरकार नहीं सोचेगी, तो कौन सोचेगा। उनको जब तक हम आने वाले जो चैलेंजेस हैं, हम लोगों के समय में, मेरी उम्र तो 50 वर्ष है, कुछ लोग वरिष्ठ लोग बैठे हैं 60, 65, 70 वर्ष, हर युग के अलग तरह के चैलेंजेस थे। वरिष्ठ लोगों के साथ जो 80-85 साल वाले हैं, उस समय बिजली, पानी, सड़क का चैलेंज था। बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, पानी नहीं थे, स्कूल नहीं थे। आपने उन चैलेंजेस से निपटा और आज हिंदुस्तान एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर पूरे विश्व में स्थापित हो रहा है। लेकिन आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है 25 वर्ष से कम वाली, उसके सामने जो चैलेंजेस आएंगे, हमें उन्हें तैयार करना है, हमें उन्हें मजबूत बनाना है। वो हमारे बच्चे हैं और ये हमारा कर्तव्य है हम सबका कि उनको हम चैलेंजेस से अवगत कराएं। हमारे माता पिता ने हम लोगों को मजबूत बनाया, शिक्षा दी, चाहे खुद पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन हर माता पिता का यही प्रयास रहा कि हमारे बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा मिले, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे माता पिता, आपके माता पिता, दादा दादी, जब देश आजाद हुआ था मात्र 25 से 40 यूनिवर्सिटीज होती थी, आज बढ़ते हुए 1400 यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में हो गई हैं। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो हैं हायर एजुकेशन ग्रहण करने के योग्य और ग्रहण कर रहे हैं। विश्व में सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा नेटवर्क आज हिंदुस्तान में है। ऐसे देश ने प्रोग्रेस किया है, ऐसे हम लोगों का भी प्रयास है, प्रदेश सरकार का भी प्रयास है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका प्रयास रहता है कि हम युवा पीढ़ी के लिए भी करें। चिंता का विषय रहता था, हमारी छोटी बेटी है, एक दिन उसके साथ बैठता हूँ, जब समय देता हूँ
तो वही एक दिन कहने लगी, पापा तुमको मालूम है हिंदुस्तान को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मेरे कान खड़े हुए, मैंने कहा ये क्या कह रही हो? बोली हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और विश्व में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हम लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। आप सोचिए, छोटे बच्चे 13 साल के बच्चे को ये चीज रियलाइज हो रही है कि हिंदुस्तान डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है। और उसने बताया कि 13.5 करोड़ लोग प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, उनको कभी भी डायबिटीज हो सकता है। और यहाँ काफी लोग होंगे जिनको शुगर की समस्या होगी। वो देखते हैं जीवन किस तरह से खराब हो जाता है। एक बार डायबिटीज होने के बाद आपकी लाइफस्टाइल में कितनी समस्याएं आती हैं। इसीलिए हम लोगों ने शुरू किया कि कैसे किया जाए, बच्चों को कैसे प्रेरित किया जाए, क्या हम लोग करें। तो उसका समाधान निकला कि हम प्रयास शुरू करते हैं कि ओपन एयर जिम लगाएं। पार्क में ओपन एयर जिम का ये फायदा है कि जब लोग आएंगे तो एक तो टहलने के साथ थोड़ी देर एक्सरसाइज भी करेंगे और एक ऐसे स्थान पे रुकेंगे तो एक दूसरे से बात भी करेंगे। अदरवाइज हम भी जाते हैं, कभी जनेश्वर मिश्रा पार्क गए या राम मनोहर लोहिया पार्क, तो आदमी जाता है टहल के सीधे वापस चला आता, दूसरे से बात भी नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर किसी स्थान पर मशीन्स लगी हैं, ओपन एयर जिम लगा है, तो 8, 10, 15 लोग जरूर रुक के एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक आपस में एक सामाजिक समरसता बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ता है। ओपन एयर जिम का यही कंसेप्ट था। लगातार इसकी हम लोगों ने शुरुआत करी, जो भी हमारे पास सीमित संसाधन थे या जैसे भी CSR के माध्यम से। फिर मैंने LDA से भी रिक्वेस्ट किया, LDA का ने भी बहुत सहयोग किया। VC साहब का तो मैं विशेष रूप से आभारी हूँ, VC LDA का बहुत ही मेहनती है वो भी। तो आज इसका परिणाम ये हुआ, CSR और LDA के माध्यम से अब तक हम लोग 42 ओपन जिम लगवा चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि सरोजनी नगर में कम से कम 100 पार्कों में हम ओपन जिम स्थापित कराएं। बाकी तो मैं सब यहाँ पे जितनी भी हमारी RWAs हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा, सबको मिलके एक कम्युनिटी के रूप में मिलके सहयोग करके हर पार्क में लगाना चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी आदमी कंट्री का एसेट होता है। तो हम एसेट बिल्डिंग करेंगे, हम एक दूसरे का स्वास्थ्य तो अच्छा करेंगे, लेकिन राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। एक स्वस्थ आदमी राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा खेद होता है बच्चों की जो आदत पड़ गई कोविड के बाद से मोबाइल देखने की, बच्चों ने खेल में आना, फील्ड में आना छोड़ दिया था। मेरा यही प्रयास रहा कि सरोजनी नगर में लगातार स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताएं हों। कुछ मेरे सहयोगी विधायक कहते हैं कि आप तो हर समय खेलते रहते हैं। मैंने कहा मैं खेलता नहीं रहता हूं, मैं बच्चों को खिलाता रहता हूं। मेरा ये एजेंडा है कि हम लोग ने तो अपनी आयु पार कर ली है, हम लोग मध्य उसमें आ चुके हैं, लेकिन ये आने वाले समय में बच्चे स्वस्थ रहें, इनका भी हमें ध्यान देना है। हम लोग का ये कर्तव्य है। ये बिजली, पानी, सड़क, 100 मीटर सड़क बन जाए, 50 मीटर सड़क बन जाए, इसमें मेरा प्रयास रहता है, लेकिन मेरी प्राथमिकता नहीं रहती। मेरी प्राथमिकता रहती है बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। हमारे वरिष्ठ जो बुजुर्ग हैं, जो गांव में हैं, जिन्होंने राम मंदिर का दर्शन नहीं किया, जिनकी बड़ी इच्छाएं थी, उनको राम मंदिर का दर्शन कराया जाए। मेरा प्रयास रहता है हमारी बहनें जो हैं, काम जो करना चाह रही हैं, तारा शक्ति केंद्र जो भी माध्यम से, हम उनको कहीं एक उम्मीद की किरण दे कि आप भी कुछ काम कर सकती हैं। मैंने शुरुआत करी थी तारा शक्ति केंद्र खोलने की, शंकरी भैया यहाँ पे हैं। हम लोगों को ढूंढना पड़ता था, हम लोगों को महिलाओं के समूह को ढूंढना पड़ता था, और तब बड़ी मुश्किल से जाके हमने शुरुआत में 4 समूह ढूंढ के और मशीनें देके हमने सिलाई केंद्र खोले। आज पिछले 8 महीने में 70 तारा शक्ति केंद्र स्थापित हो चुके हैं सरोजनी नगर में। और उससे ज्यादा हर्ष की बात है, 62 की एप्लीकेशन हमारे पास पेंडिंग है। हर केंद्र से लगभग 20 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आप सोच लीजिए कितना ज्यादा महिलाएं, हमारी बहनें कितना ज्यादा इसका लाभ ले रही हैं और कितनी उनमें इच्छा शक्ति है। यही हम लोगों का काम है कि हम उनके सामने एक उम्मीद की किरण जगाएं और प्रयास करें कि जो उनकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो। ये किला मोहम्मदी ड्रेन, जल भराव, ये बड़ी यहाँ की महत्वपूर्ण समस्या सरोजनी नगर की रही है। आज भी मैं जब सवेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, पहले तो मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। एरो सिटी का प्रोजेक्ट हम लोगों ने उनको अनुरोध किया था, क्योंकि एरो सिटी आएगी, मेरा मानना है 2-4-5 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स होंगे, बड़ी बड़ी यहाँ पे कंपनीज आएंगी। तो सरोजनी नगर हम लोग का एक नेचुरल एडवांटेज है कि एयरपोर्ट हमारे यहाँ है, तो पूरा एरिया डेवलप होगा। मैंने उसके लिए उनका आभार व्यक्त किया, पूरे सरोजनी नगर परिवार की ओर से मैंने उनका आभार व्यक्त किया। मैंने उनका आभार व्यक्त किया कि
स्टेट कैपिटल रीजन का हमने उनको प्रपोजल दिया था पिछले वर्ष कि जैसे दिल्ली में एनसीआर है उसी की तर्ज पे स्टेट कैपिटल रीजन बनना चाहिए, स्टेट कैपिटल रीजन अथॉरिटी बननी चाहिए। और आज मैंने उनसे पुनः अनुरोध किया, उस अथॉरिटी के आपको चेयरमैन, माननीय मुख्यमंत्री जी को चेयरमैन बनना चाहिए, ताकि समन्वय हर विभाग से स्थापित रहे और लखनऊ नहीं पूरे अगल बगल के 8 जिलों का एक अभूतपूर्व विकास होगा। और ये स्टेट कैपिटल रीजन हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में सबसे विकसित, पूरे विश्व में सबसे विकसित इलाके के रूप में जाना जाए, यही हम लोगों का लक्ष्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात से उन्होंने सहमति बताई, उन्होंने कहा लगातार वो इसको विकसित करने के लिए, इस अथॉरिटी को स्थापित करने के लिए मीटिंग्स भी कर रहे हैं, हम लोगों के सुझाव पे भी बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। स्टेट कैपिटल रीजन अथॉरिटी आने वाले कुछ महीनों में गठित हो जाएगी। उसके बाद आप देखिएगा किस सुनियोजित ढंग से विकास होता है। अभी जो है पहले क्या हुआ, किसी ने कहीं प्लॉटिंग कर ली, कहीं टाउनशिप बना लिया, किसी ने कहीं हॉस्पिटल बना लिया, किसी ने कहीं लॉजिस्टिक पार्क बना लिया, किसी ने फार्म हाउस काट दिए। तो आने वाले 20 वर्षों बाद ये स्थिति होगी कि बिजली विभाग को पावर लाइन निकालनी होगी तो जगह नहीं मिलेगी, एक्सप्रेसवे बनना होगा तो जगह नहीं मिलेगी। कहाँ पे डिमोलिशन हो सकता है? सबसे मुश्किल काम होता है तोड़ के बनाना। लेकिन जब ये स्टेट डेवलपमेंट, ये स्टेट कैपिटल रीजन और एससीआर अथॉरिटी बन जाएगी तो लखनऊ और इसके आसपास के 8 जिलों का 80 किलोमीटर की परिधि का जो विकास होगा, मैं आपको बता रहा हूं आने वाले समय में आप याद रखेंगे कि अभूतपूर्व होगा और ये एरिया हिंदुस्तान का नंबर 1 एरिया बन के उभरेगा। योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही कर्मशील हैं, तपस्वी हैं और लगातार उनका भी यही प्रयास रहता है कि उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं। कितना ऐतिहासिक था, आज मैं उसी का धन्यवाद दे रहा था कि आपने 7,36,000 करोड़ का बजट दिया। हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश का ये सबसे बड़ा बजट है आज तक इतिहास में। पूरा हिंदुस्तान आज उत्तर प्रदेश की ओर देख रहा है कि ये क्या हो गया। पहले ये प्रदेश किस लिए जाना जाता था? गुंडा राज, माफिया राज, अपराधी, यहाँ का युवा नकल में पकड़ा जाता था, डिग्री लेके जाता था, कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। उत्तर प्रदेश के लोग बाहर जाके अपनी पहचान छुपाते थे। लेकिन आज 7,36,000 करोड़ का बजट देके उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया है कि हम विकास की उस गति से आगे बढ़ रहे हैं जो अकल्पनीय है। वहां पे हो रहा था कि कैसे उत्तर प्रदेश, विपक्ष का कहना था कैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, ये तो एक सपना है। मैंने उनसे कहा, जवाब में मैंने कहा पहला ट्रिलियन डॉलर हिंदुस्तान को बनने में 60 साल लगे। आजादी के 60 साल बाद हम पहला ट्रिलियन इकोनॉमी बने। दूसरा ट्रिलियन बनने में हमको मात्र 7 साल लगे। तीसरा ट्रिलियन बनने में हमको 5 साल लगे। चौथा ट्रिलियन बनने में मात्र 2 साल लगे। और आने वाले समय में हर साल हम 1 ट्रिलियन बढ़ेंगे और आने वाले 10 वर्षों में हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होंगे। इस गति से हिंदुस्तान बढ़ रहा है, इस गति से उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है और वो आप लोगों की मेहनत के कारण बढ़ रहा है। कोई ये नेताओं का नहीं है, कोई ये अधिकारियों का सबका मिलके कंट्रीब्यूशन है, कि सारी जनता का मिलके कंट्रीब्यूशन है। जो आदमी जिस पद पे है, जो आदमी जिस स्थान पे जो भी काम कर रहा है, वो इतनी लगन से काम कर रहा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रहा है। चाहे कृषि क्षेत्र हो वो आगे बढ़ रहा है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो वो आगे बढ़ रही है, चाहे इंडस्ट्रीज हो वो आगे बढ़ रही है, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास विश्व के सबसे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। हमारे पास इसरो है, हमारे पास DRDO है, जो विश्व के सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। हमारे IITs में, IIMs में हर वर्ल्ड के, हर देश के बच्चे आके पढ़ना चाहते हैं। तो आज हमारे युवाओं के पास अवसर भी है वर्ल्ड के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का, उनके पास क्षमता भी है, उनके पास ऊर्जा भी है। खाली हम लोग का दायित्व है उनको प्रेरित करने का, कि हम उनको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें और इन्हीं युवाओं को देश को आगे लेके जाना है। जितना हम उन्हें प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, उतना ये देश को और प्रदेश को और हमारे समाज को और हमारे क्षेत्र को आगे लेके जाएंगे। अब हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के बीच हर समय आके, तो अपना परिवार है।
आपसे बात करके मिल के। और मैं तो वैसे भी जितने भी सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, कम से कम 50 ग्रुप्स तो मेरे मोबाइल पे हैं। मैं सबके मैसेजेस देखता रहता हूं, जवाब देता रहता हूं, बात करता रहता हूं। लेकिन आके कभी कभी अखिलेश जी का ही कहना था कि एक कार्यक्रम भी करिए। मैं कार्यक्रम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूं। मैंने पहले भी कहा कि काम होने चाहिए, कार्यक्रम करके मैं दिखावा करने में मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं रहता। लेकिन ये इनको धन्यवाद देता हूं, इतना अच्छा कार्यक्रम कराया, सबसे मिलने का, बैठने का, चाय पीने का, सबके साथ बात करने का मौका मिला। हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं एलडीए का, बाकी संस्थाओं का। कितने विकास कार्य हो रहे हैं और हम लोग सब मिलके जो है एक साथ काम कर रहे हैं और हम लोग लगातार ऐसे ही काम करते रहेंगे। और अपना लक्ष्य जो है हम लोगों का कि सरोजनी नगर को एक हमें मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना है और वो आपके सहयोग से बनाना है। हम सबका यही लक्ष्य है, आपका हमारा, कि सरोजनी नगर को पूरा हिंदुस्तान जाने कि ये भी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कहां से कहां पहुंच चुकी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।